Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So in today's video we are going to study class 12th history chapter number 4, which is thinkers, beliefs and buildings, cultural developments. So this video is going to be a one shot video of this entire chapter जहाँ पर हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड. ओके, तो जैसा कि मैंने बताया चैप्टर का नेम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स. तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ सिग्निफिकेंट थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि गौतम बुद्ध एंड लॉर्ड महावीरा. एंड इसी के साथ में हम देखने वाले हैं इन थिंकर्स के जो बिलीव्स हुआ करते थे उनके बारे में, जैसे कि बुद्धिज़्म के बारे में हम जानेंगे, जैनिज़्म के बारे में हम जानेंगे. एंड अलॉन्ग विद दैट हम देखेंगे कि इन बिलीफ से रिलेटेड जो भी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स बनवाए गए थे उस टाइम पीरियड पे, उनके बारे में हम जानेंगे. तो बेसिकली द चैप्टर इज़ अबाउट द कल्चरल डेवलपमेंट्स जो हुई थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 600 BCE टू 600 CE. तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, चैप्टर में मेजरली जो है हमें रिलीजियस डेवलपमेंट्स के बारे में बता रखा है एंड स्पेशली फोकस किया गया है ऑन बुद्धिज्म. तो हम काफ़ी सारे रिलीजियस डेवलपमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं, जैसे कि हिंदुइज्म, जैनिज्म है ना, एंड बुद्धिज्म. लेकिन जो मेन फोकस किया गया है चैप्टर में दैट इज़ ऑन बुद्धिज्म. ओके, ऑल्सो हमको देखने को मिलेगा कि ये जो रिलीजियस आइडियाज़ थे उनको किस तरह से टेक्स्ट में कंपाइल किया एंड किस तरह से ये जो आइडियाज़ हैं, ये जो बिलीव्स हैं, आर्किटेक्चर में दिखाई देते हैं, आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्ट होते हैं, स्कल्पचर्स में रिफ्लेक्ट होते हैं. इस चीज़ को हम देखेंगे. तो इस चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स के बारे में भी पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट हमको बता रखा है सोर्सेज के बारे में, यानी कि हमको जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी नॉलेज है इससे रिलेटेड, थिंकर्स से रिलेटेड, बिलीफ से रिलेटेड, तो ये हमको मिली कहाँ से, इनके सोर्सेज क्या हैं. ठीक है, तो दो मेजर सोर्सेज हैं विच आर टेक्सचुअल सोर्सेज, जिसमें कि आ जाएंगे जो भी उस टाइम पीरियड में बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए थे, जैना टेक्स्ट लिखे गए थे एंड साथ ही जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट लिखे गए थे. तो ये सारे टेक्स्ट हमको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं. एंड साथ ही सेकेंड सोर्स है मटेरियल रिमेन्स, यानी उस टाइम पीरियड पे जो भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, जो भी इंस्क्रिप्शंस बनाए गए थे, उनसे भी हमको नॉलेज मिलती है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है. यहाँ पर हमको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि स्तूपा एट सांची, यानी कि सांची में जो स्तूपा बनी गई है उससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है इस टाइम पीरियड की, है ना. तो इसी तरह से काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शंस हमको देखने को मिलते हैं. ओके ओके, नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज अ ग्लिम्स ऑफ सांची. तो यहाँ पर हमको सांची के बारे में बता रखा है दैट इज़ कि 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड पे जो यूरोपियंस थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे सांची के स्तूपा में, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे. एंड इवन फ्रेंच जो थे उन्होंने परमिशन भी मांगी शाहजहाँ बेगम से, जो कि भोपाल की रूलर थी, कि आप हमको परमिशन दे दीजिए टू टेक अवे द ईस्टर्न गेटवे. तो हमको सांची स्तूपा में 4 गेटवे देखने को मिलते हैं, जिनमें से जो ईस्टर्न गेटवे था उसको ले जाने के लिए फ्रेंच ने परमिशन मांगी थी शाहजहाँ बेगम से. लेकिन फिर वो सेटिस्फाइड हो गए थे प्लास्टर कास्ट कॉपीज से, यानी कि ये जो गेटवे था इसकी प्लास्टर कास्ट कॉपीज बनाई गई एंड इन लोगों को दे दी गई जो फॉरेन कंट्रीज थी, है ना. तो इससे ही वो लोग सेटिस्फाई हो गए थे. एंड जो ओरिजिनल रिमेन है, जो ओरिजिनल जो मॉन्यूमेंट है, स्ट्रक्चर है, वो भोपाल में ही है आज भी इन द सांची. ओके, नेक्स्ट हमको बता रखा है अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ रूलर्स ऑफ भोपाल. तो भोपाल के जो रूलर्स थे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है स्तूपा के लिए. तो जो शाहजहाँ बेगम थी एंड उनकी सक्सेसर सुल्तान जहाँ बेगम, दे प्रोवाइडेड मनी फॉर प्रिजर्वेशन. इन्होंने जो है पैसा दिया ताकि इस स्तूपा को प्रिजर्व किया जा सके. इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारे फंड्स दिए यहाँ पर म्यूजियम्स और गेस्ट हाउस बनवाने के लिए. एंड इसी के साथ में दे फंडेड पब्लिकेशंस ऑफ वॉल्यूम्स, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जो भी रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे थे, जो वॉल्यूम्स प्रिपेयर की गई थी, उनको पब्लिश करने के लिए भी इन्होंने फंडिंग दी थी. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द बैकग्राउंड, सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स. तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट डिबेट्स और डिस्कशंस को देखेंगे. तो मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE यानी कि 500 BCE को जो है एक टर्निंग पॉइंट माना गया था वर्ल्ड हिस्ट्री में. और ऐसा क्यों था, इसके रीजंस क्या थे कि इस टाइम पीरियड को एक टर्निंग पॉइंट माना गया था वर्ल्ड हिस्ट्री में. तो इसके इंपॉर्टेंट रीजंस में से पहला रीज़न आ जाता है इमर्जेंस ऑफ थिंकर्स. कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ सिग्निफिकेंट थिंकर्स का जो है इमर्जेंस हुआ था. फॉर एग्जाम्पल ज़राथुस्त्र, जो कि ईरान से बिलोंग करते थे, जो कि एक स्पिरिचुअल थिंकर थे. सेकेंड इज कुंगजी, जो कि चाइना से बिलोंग करते थे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर थे. ग्रीस में 3 इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स का इमर्जेंस देखने को मिलता है विच वर सोक्रेट्स, प्लाटो एंड एरिस्टोटल. एंड इंडिया में लॉर्ड महावीर और गौतम बुद्धा का इमर्जेंस होता है इसी टाइम पीरियड पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे. ओके, एंड जो सेकेंड रीज़न है जिसकी वजह से इस टाइम पीरियड को एक टर्निंग पॉइंट माना गया है दैट इज़
डेवलपमेंट एंड चेंजेस। तो इस टाइम पीरियड पे हमको कई सारे नए किंगडम्स देखने को मिलते हैं, नई सिटीज़ देखने को मिलती हैं, एंड जो सोशल लाइफ थी उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, एंड साथ ही इकोनॉमिक लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो दीज आर द रीजंस जिस वजह से 500 BCE के टाइम पीरियड को एक टर्निंग पॉइंट माना गया है वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सेक्रीफिशियल ट्रेडिशंस। तो यहाँ पर हम जानेंगे अबाउट सेक्रीफाइसेस, किस तरह से सेक्रीफाइसेस किए जाते थे ये हम जानने वाले हैं। ओके, तो हमारे पूरे ही वैदिक ट्रेडिशंस को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस एंड लेटर वैदिक ट्रेडिशंस। तो अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस की बात करें तो इसी टाइम पीरियड पे ऋग्वेद को कंपोज किया गया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1500 to 1000 BCE। एंड ऋग्वेद में जो है कई सारे हाइम्स लिखे गए हैं इन प्रेज ऑफ डीटीज विच पर अग्नि, इंद्र एंड सोम, यानी कि अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवताओं के जो है तारीफ में कई सारे हमको श्लोक, कई सारे मंत्र देखने को मिलते हैं। एंड इन्हीं श्लोक और मंत्र का चैंटिंग किया जाता था जब भी सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म किया जाता था। सेक्रीफाइसेस का बेसिकली यहाँ पर मतलब ये है जो भी पूजा पाठ होना या हवन वगैरह होता है, इस चीज़ को बताया गया है। एंड ये करते टाइम जो भी मंत्र का जाप किया जाता था वो इन्हीं मंत्रों का किया जाता था जो कि ऋग्वेद में लिखे गए हैं इन द प्रेज ऑफ अग्नि, इंद्र एंड सोम। ओके, एंड उस टाइम पीरियड पे जो भी सेक्रीफाइसेस होते थे वो कलेक्टिवली करे जाते थे, यानी कि बहुत सारे लोग मिल करके ये पूजा पाठ या हवन वगैरह किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे लेटर वैदिक ट्रेडिशंस की। तो ये टाइम पीरियड रहता है 1000 BCE से 500 BCE तक। ठीक है, और इस टाइम पे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करे जाते थे घर के मुखिया के द्वारा, हेड ऑफ द हाउस होल्ड। ओके, और इस टाइम पीरियड पे हमको कई सारे एलैबोरेट सेक्रीफाइसेस भी देखने को मिलते हैं, यानी कि थोड़े और नेक्स्ट लेवल पे डिटेल्ड वे में जो होते थे, जैसे कि होता था राजसुआ। इसका मतलब ये होता है जब राजा का राज्याभिषेक होता था तब जो भी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करे जाते थे। एंड साथ ही अश्वमेधा, अश्वमेधा में क्या होता है किसी घोड़े की, हॉर्स की जो है बलि देना, तो इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता था। एंड ये सेक्रीफाइसेस करे जाते थे चीफ्स और किंग्स के द्वारा। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ न्यू क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि इस दौरान कई सारे लोगों के मन में कई सारे नए सवाल इमर्ज हो रहे थे, कई सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे कि बहुत सारे लोग क्यूरियस थे जानने को कि लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइफ एक्चुअली है क्या, क्या मरने के बाद में जो है लाइफ होती है, क्या रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो रहे थे लोगों के मन में। एंड साथ ही जो लोग वैदिक ट्रेडिशन में बिलीव नहीं करते थे, जो लोग वैदिक ट्रेडिशन के बाहर के थे, उनके मन में भी सवाल आ रहे थे, जैसे कि वेदर देयर वाज इवन अ सिंगल अल्टीमेट रियलिटी, क्या सच में कुछ भी रियलिटी है, क्या भगवान सच में होते हैं, क्या ये जो सेक्रीफाइसेस हम कर रहे हैं इनका सच में कोई इंपॉर्टेंस है, जो हम ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं क्या सच में ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट हैं। तो इस टाइप के कई सारे सवाल लोगों के मन में आ रहे थे उस दौरान, और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए कई सारे थिंकर्स भी इमर्ज होते हैं जिनके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, अगला टॉपिक है डिबेट्स एंड डिस्कशंस। तो हमको बुद्धिस्ट टेक्स्ट के द्वारा पता चलता है कि उस दौरान कई सारे डिस्कशंस और डिबेट्स भी कैरी किए जाते थे। एंड हमको 64 सेक्ट्स या फिर 64 स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में पता चलता है, यानी कि वी कैन से 64 ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है। ओके, तो ये जो ट्रेडिशंस थे, ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स थे, इनके जो टीचर्स हुआ करते थे वो जगह जगह पर ट्रैवल करते थे एंड साथ ही एक दूसरे को कन्विंस करते थे अपनी फिलॉसफी के लिए, यानी कि एक दूसरे को समझाते थे कि हमारी जो फिलॉसफी है वो वैलिड है, एक दूसरे को कन्विंस करते थे अबाउट देयर फिलॉसफी। ओके, और ये जो डिबेट्स हुआ करती थी ये होती कहाँ थी, तो ये होती थी एक जगह पर जिसका नेम है कुटग्रशाला। तो कुटग्रशाला बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चर है, वी कैन से एक हट टाइप का स्ट्रक्चर है, उसी को बोला गया है कुटग्रशाला। तो यहाँ पर डिबेट्स होती थी, इसके अलावा डिबेट्स होती थी ग्रोव्स में। तो जैसा कि हमने देखा कि 64 ट्रेडिशंस थे, 64 स्कूल ऑफ थॉट्स देखने को मिले, तो उन सभी को फॉलो करने वाले अलग अलग ग्रुप्स हुआ करते थे। उन्हीं में से दो का एग्जाम्पल हमको दे रखा है विच वर महावीरा एंड बुद्धा, जहाँ पर महावीर जो है वो स्प्रेड करते थे जैनिज्म को एंड बुद्धा वॉज द बिलीवर ऑफ बुद्धिज्म। ओके, एंड ये जो महावीर और बुद्धा हैं इन्होंने जो है इंडिविजुअल एजेंसी पे एम्फेसाइज किया है, यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो भी इंसान लिबरेशन चाहता है वो अपने खुद के ही कर्मों से प्राप्त कर सकता है, यानी कि हर एक बंदा जो है अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिविजुअल पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन लिबरेशन। ओके, नेक्स्ट हमको बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में बता रखा है, यानी कि बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड जो टेक्स्ट थे उसके बारे में बता रखा है। तो जो भी बुद्धिज्म टेक्स्ट थे उनको कंपोज किया है, उनको कंपाइल किया गया है त्रिपिटका में, यानी कि 3 बुक्स में, 3 टेक्स्ट में, जिनमें कि जो पहला टेक्स्ट है दैट इज विनय पिटका,
इसमें लिखा गया है अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दोज हु ज्वाइंट दी संघा। तो संघा जो है बेसिकली एक कम्युनिटी है ऑफ बुद्धिज्म बिलीवर, ठीक है। एंड इन लोगों से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको लिखा गया है विनय पिटका में, ठीक है। सेकेंड वन इज सुत्ता पिटका, इसमें लिखा गया है बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में, जो भी टीचिंग्स दी हैं बुद्धा ने उनके बारे में, ठीक है। एंड थर्ड वन इज अभिधम्मा पिटका, तो इट डील्स विद द फिलोसॉफिकल मैटर। तो बुद्धा से रिलेटेड जो भी फिलोसॉफिकल मैटर था, जो भी फिलोसफीज में वो बिलीव करते थे, उस बारे में लिखा गया है अभिधम्मा पिटका में। ओके नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स द मैसेज ऑफ महावीरा। तो यहाँ पर हम जो है लॉर्ड महावीर के बारे में पढ़ेंगे एंड साथ ही जो जैनिज्म रिलीजन है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जो महावीर हैं, जब उनका जन्म हुआ था तो बचपन में उनका नेम था वर्धमान, ओके, एंड लेटर ऑन उनका नाम रखा गया था महावीरा, ठीक है। एंड ही वॉज प्रिसीडेड बाय 23 तीर्थंकारास, यानी कि जो लॉर्ड महावीर हैं ये 24वें तीर्थंकारा हैं। इससे पहले 23 तीर्थंकारास थे ऑफ जैनिज्म, ठीक है। अभी तीर्थंकारा क्या है, तो ये वो टीचर्स होते थे जो कि मैन और वुमेन को, यानी कि जो कॉमन पीपल हैं उनको गाइड किया करते थे ऑन द रिलीजन जैनिज्म। ओके, नेक्स्ट हमको बता रखा है अबाउट आइडियाज ऑफ जैनिज्म। तो फर्स्ट वन इज एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड इवन स्टोन्स रॉक्स एंड वाटर, यानी कि एंटायर वर्ल्ड, हर चीज़ में हर जगह जान है, यहाँ तक कि पत्थरों में है ना, पानी में, हर चीज़ में जान है। सेकेंड इज नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वेदर स्मॉल वेदर बिग, हमें किसी को भी हार्म नहीं करना है, किसी को भी इंजरी नहीं पहुंचानी है। तीसरा प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, यानी कि हमको जो है नॉन वायलेंस को हमेशा से प्रैक्टिस करना है, किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में हमको वायलेंट नहीं होना। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म। ओके, अगला आइडिया है दैट इज साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ शेप्ड थ्रू कर्मा, यानी कि हर इंडिविजुअल के अपने कर्म होते हैं, जो भी एक्शंस वो करता है उस पर ही डिपेंड करता है कि उसकी जो बर्थ और रीबर्थ की, यानी कि जन्म और पुनर्जन्म की जो साइकिल है कैसी रहेगी, है ना। तो कर्मों पर ही सब डिपेंड करता है, आप जैसे कर्म करेंगे उस तरह से आपका बर्थ और रीबर्थ होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एसेटिज्म एंड पेनेंस रिक्वायर्ड टू फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ कर्मा, विच मीन्स कि अगर हमको कर्मों के इस चक्र से मुक्त होना है, कर्मों के इस चक्र से जो है फ्री होना है, तो उसके लिए आपको कड़ी तपस्या और तप करना होगा, यानी कि एक्सट्रीम डिटैचमेंट फ्रॉम द मटीरियल वर्ल्ड इज रिक्वायर्ड टू गेट फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। ओके, एंड दिस कैन बी अचीव्ड बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, यानी कि अगर आपको एसेटिज्म और पेनेंस प्रैक्टिस करना है, इस कर्म की साइकिल से फ्री होना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको वर्ल्ड को रिनाउंस करना होगा, यानी कि इस वर्ल्ड से डिटैच होना होगा, इसको छोड़ना होगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज मोनेस्टिक एक्सिस्टेंस इज नेसेसरी फॉर सैल्वेशन, विच मीन्स कि अगर आपको सैल्वेशन चाहिए, अगर आपको मुक्ति चाहिए, तो आपके लिए जो है मोनेस्टिक एक्सिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब ये होता है आपको एक साधु की तरह रहना इंपॉर्टेंट है, आपको जो है वर्ल्ड से आइसोलेटेड रहना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तभी जो है आप इस वर्ल्ड से मुक्त हो पाएंगे, ठीक है। तो साधु का जीवन, सन्यासी का जीवन रहना ज़रूरी है अगर आपको जो है कर्मों की साइकिल से मुक्ति चाहिए। तो इस टाइप के आइडियाज़ को फॉलो किया जाता है इन द जैनिज्म रिलीजन। ओके, सो जैना मॉन्क्स एंड नन्स मस्ट टेक 5 vows, यानी कि जो भी मॉन्क्स और नन्स जैना रिलीजन में आना चाहते हैं, जो जैना रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं, उनको ये 5 vows लेने ही पड़ते थे, इनको जो है प्लेज लेना पड़ता था, विच वर टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, यानी कि ये कभी भी किसी की भी हत्या नहीं करेंगे। सेकेंड इज़ टू एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, यानी कि ये कभी भी चोरी नहीं करेंगे। थर्ड इज़ टू एब्सटेन फ्रॉम लाइंग, यानी कि ये कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। फोर्थ इज़ टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, यानी कि ये कभी भी शादी नहीं करेंगे। एंड फिफ्थ इज़ टू एब्सटेन फ्रॉम पजेसिंग प्रॉपर्टी, यानी कि ये कभी भी प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी को ओन नहीं करेंगे। तो जितने भी साधु, जितने भी जो फीमेल या मेल साधु आना चाहते हैं जैनिज्म रिलीजन में, उनको ये 5 vows लेने पड़ते थे। ओके, नेक्स्ट हमको बता रखा है अबाउट स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैनिज्म रिलीजन का स्प्रेड कैसे हुआ। तो फर्स्ट इज जैना लिटरेचर्स, यानी कि जितने भी जैना टेक्स्ट हैं, लिटरेचर्स हैं, उनके द्वारा स्प्रेड होता है ये रिलीजन, जिनको कि अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा गया था, जैसे कि प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। एंड सेकेंड इज जैना स्कल्पचर्स, यानी कि स्कल्पचर्स बनवाए गए थे, वो किनके द्वारा बनवाए गए थे, दोज वर प्रोड्यूस्ड बाय डिवोटीज ऑफ तीर्थंकारास, यानी कि जितने भी जैनिज्म के टीचर्स हुआ करते थे, तीर्थंकारास हुआ करते थे, उनके जो भी डिसिपल्स होते थे, डिवोटीज होते थे, उनके द्वारा ये स्कल्पचर्स प्रोड्यूस करे गए।
तो हमको जो है जैनिज्म का स्प्रेड कैसे देखने को मिलता है, तो दो सोर्सेज हैं विच आर जैना लिटरेचर्स एंड सेकेंड इज जैना स्कल्पचर्स। एंड इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट गौतम बुद्धा एंड उन्होंने जिस तरह से एनलाइटनमेंट को प्राप्त किया, हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। ओके तो जो बुद्धा है, जब उनका जन्म हुआ था तो बचपन में उनका नेम था सिद्धार्थ एंड ये जो है साक्या क्लैन के एक राजा के बेटे थे। एंड इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई थी काफ़ी शेल्टर्ड तरीके से हुई थी, काफ़ी प्रोटेक्टेड वे में हुई थी, एक महल में, एक पैलेस में। ओके तो एक दिन वो अपने चैरियोटियर के साथ में एक जर्नी पे जाते हैं, सिटी की जर्नी पे जाते हैं, जहाँ पर वो सिटी में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। तो अगर हम इनकी जर्नी की बात करें तो उनकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी, जहाँ पर इन्होंने 4 दृश्य देखे विच वर एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन, अ कॉप्स एंड अ मेंडिकेंट। तो जो पहले 3 दृश्य देखे बुद्धा ने विच पर ओल्ड मैन, सिक मैन एंड अ कॉप्स, इनको देख करके बुद्धा को रियलाइज़ हुआ कि जो ह्यूमन बॉडी है उसकी डिके एंड डिस्ट्रक्शन जो है दैट इज़ इनएविटेबल, दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। एक ना एक दिन जो है हर इंसान का डिके, हर इंसान की मौत होनी ही है, ठीक है। एंड उन्होंने जो है जब चौथा दृश्य देखा, एक मेडिकेंट का, एक साधु का दृश्य देखा, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये देखो इनके पास में कुछ भी नहीं है, ये अकेले बैठे हुए हैं एक साधु की तरह, एंड फिर भी वो कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने खुश हैं। तब वहाँ पर जो है उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी एक साधु बन जाऊँगा एंड वो जो है अपने पैलेस को छोड़ देते हैं इन सर्च ऑफ ट्रुथ, सच्चाई समझने के लिए, सत्य जानने के लिए वो जो है अपने पैलेस को छोड़ देते हैं और फिर वो एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस करते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं एंड फाइनली कई दिनों तक मेडिटेट करने के बाद उनको एनलाइटनमेंट मिल जाता है, उनको सुप्रीम नॉलेज मिल जाती है एंड तब से ही केम टू बी नोन एज बुद्धा और द एनलाइटनमेंट वन। ओके सो अब हमारा अगला टॉपिक है द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। तो यहाँ पर हम जानेंगे गौतम बुद्धा ने जब सुप्रीम नॉलेज को गेन किया, जब उन्होंने लाइफ को समझा, तब उनकी क्या टीचिंग्स थी अबाउट द लाइफ, अबाउट द वर्ल्ड, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो नंबर फर्स्ट इज द वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यानी कि जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो स्टेबल नहीं है, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो लगातार चेंज होती रहती है एंड इस चीज़ को बुद्धिज्म में बोला गया है अनिक्का। ओके सेकेंड इज इट इज़ ऑल्सो सोललेस एज देयर इज़ नथिंग परमानेंट और इटर्नल इन इट, यानी कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं इस वर्ल्ड में, जो कुछ भी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी फॉर एवर लास्टिंग नहीं है, ठीक है। एंड इस चीज़ को बुद्धिज्म में बोला गया है अनत्ता। थर्ड टीचिंग इज विद इन दिस ट्रांसिएंट वर्ल्ड सॉरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, विच मीन्स ये जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड है, इसमें जो सॉरो है, जो दुख है, वो एक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल चीज़ है अबाउट द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो कि एक फंडामेंटल चीज़ है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की। कुछ भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है एंड कहीं ना कहीं ये एसेंशियल भी है। ओके फोर्थ टीचिंग इज it is by following the middle path between severe penance and self-indulgence that human beings can rise above these worldly troubles, which means गौतम बुद्ध के द्वारा ये कहा गया था कि अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग को इन वर्ल्डली ट्रबल से ऊपर उठना है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड में जो दुख हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रबल्स हैं, उनसे ऊपर उठना है, तो उस इंसान को क्या करना चाहिए, सीवियर पेनेंस और सेल्फ इंडल्जेंस के बीच का रास्ता चुनना चाहिए, जिससे कि वो इन ट्रबल्स से ऊपर उठ सकता है। अब सीवियर पेनेंस क्या है, ये होता है बहुत ही ज़्यादा कड़ी तपस्या करना, साधु टाइप का हो जाना, है ना, मटेरियल वर्ल्ड से बिल्कुल ही डिटैच हो जाना, ठीक है। इतना ज़्यादा सीवियर करने की भी ज़रूरत नहीं है एंड साथ ही सेल्फ इंडल्जेंस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लेविशली लग्जरी लाइफ भी जीने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है एक मिडिल पाथ को चूज़ करिए एंड आप वर्ल्डली ट्रबल से ऊपर उठ पाएंगे, ठीक है। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा। तो देखो जितने भी फॉलोअर्स थे बुद्धा के, उनमें से जो मेल फॉलोअर्स थे उनको भिक्खूस कहा जाता था, वहीं पर जो फीमेल फॉलोअर्स थी, जो नन्स थी, उनको भिक्खुनीस कहा गया है। ओके इसके अलावा बुद्धा के द्वारा एक संघ की खोज करी गई। तो संघ क्या है, एक मॉन्क्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, राइट। अब जितने भी मॉन्क्स हुआ करते थे वो कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते थे, जैसे कि वो अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सिंपली जीते थे, साथ ही वो केवल उन्हीं चीज़ों को पजेस करते थे, उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते थे जो कि उनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। ओके एंड वो अपनी लाइफ को ज़्यादातर आर्म्स के ऊपर ही बिताते थे, यानी कि दान दक्षिणा जो भी मिल जाती थी उसी के ऊपर वो अपना जीवन गुजारते थे। ओके इसके अलावा हमको बता रखा है अबाउट बुद्धास डियरेस्ट डिसिपल, यानी बुद्धा की सबसे ज़्यादा प्रिय जो डिसिपल थी वो कौन थी, तो उनका नेम है आनंदा
एंड आनंदा जो है इन्होंने ही बुद्धा को मनाया था, इन्होंने ही उनसे रिक्वेस्ट करी थी, उनको परसुएट किया था कि वो वुमेन्स को भी संघा में अलाउ करें। एंड इसके बाद में जो फर्स्ट वुमेन भिक्खुनी बनी थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। एंड ये जो महाप्रजापति गौतमी है ये बुद्धा की फॉस्टर मदर भी थी, यानी कि वो मदर जिन्होंने इनकी देखभाल करी, जिन्होंने इनको अपब्रिंगिंग दी है। ओके, सो डू रिमेंबर आनंदा वो थी जिन्होंने बुद्धा को मनाया था कि वुमेन को भी संघा में अलाउ करें। एंड महाप्रजापति गौतमी वॉज द फर्स्ट वुमेन भिक्खुनी। ओके, इसके अलावा हमको बता रखा है बुद्धास फॉलोअर्स इंक्लूड किंग्स, वेल्दी मैन, गृहपतिज, वर्कर्स, स्लीव्स एंड क्राफ्ट्स पीपल। यानी कि हमको देखने को मिल जाएगा सोसाइटी के हर सेक्शन से लोग जो है बुद्धा से इंस्पायर्ड थे, उनको फॉलो किया करते थे। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्तूपा। तो इस टॉपिक में हम स्तूपास के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको बता रखा है कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर्स थे उनके द्वारा हमको पता चलता है अबाउट मैनी प्लेसेस विच वर कनेक्टेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड कई सारी जगहों के बारे में हमको पता चलता है, जैसे कि फर्स्ट इज लुम्बिनी। तो लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पर बुद्धा का जन्म हुआ था। ओके, सेकेंड इज बोध गया। तो बोध गया वो जगह है जहाँ पर उन्होंने एनलाइटनमेंट को अटेन किया था, यानी कि सुप्रीम नॉलेज को गेन किया था। ओके, थर्ड इज सारनाथ। तो सारनाथ इज द प्लेस वेयर ही गेव हिज फर्स्ट sermon, यानी कि सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। एंड फोर्थ इज कुशीनगर। तो कुशीनगर इज अ प्लेस वेयर बुद्धा अटेंड निब्बना, यानी कि यहाँ पर इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी थी, यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। ओके, तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट मानी जाती हैं एंड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है विच इज व्हाई वर स्तूपास बिल्ट, यानी कि स्तूपास बनवाए गए थे तो ये आखिर बनवाए क्यों गए थे, व्हाट वाज द रीजन। तो ये इसलिए बनवाए गए थे बिकॉज रेलिक्स ऑफ द बुद्धा वर बरीड देयर, यानी कि जो बुद्धा से रिलेटेड अवशेष हैं, जो भी उनके यूज़ करे गए ऑब्जेक्ट्स हैं, उन चीज़ों को यहीं पर दफनाया गया है, इन स्तूपास के नीचे दफनाया गया है। ओके, तो जहाँ जहाँ पर जो बुद्धा से रिलेटेड रेलिक्स है, यानी कि उनसे रिलेटेड जो भी बॉडीली रिमेन्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जो उन्होंने यूज़ करे, वो दफनाए गए हैं, उन्हीं जगहों पर स्तूपास को बिल्ड करवाया गया है। ओके, तो एक तरह से वीकेंड से जो स्तूपास हैं दीज आर द एम्बलम ऑफ बुद्धा एंड बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धा और बुद्धिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। ओके, एंड इसके अलावा हमको बता रखा है अबाउट अशोक वादना, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इससे हमको पता चलता है जो किंग अशोका थे इन्होंने कई सारे स्तूपास को कंस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर दिया था इंपॉर्टेंट टाउन्स में, जैसे कि बरौद, सांची एंड सारनाथ। ओके, अब हमारा अगला सब टॉपिक है दैट इज हाउ वर स्तूपास बिल्ट। तो ये स्तूपास बिल्ट कैसे होते थे, जो भी खर्चा वगैरह होता था वो कौन देता था, किस तरह से इनको जो है बना के तैयार किया गया। तो हमको इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, यानी कि स्तूपास के अंदर हमको कई सारे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं जिनमें कि रिकॉर्ड किया गया है उन लोगों के नेम, उन लोगों के बारे में जिन्होंने डोनेशंस दी थी इन बिल्डिंग को बनाने में, इनको डेकोरेट करने में। ओके, तो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमको पता चलता है अबाउट दोज पीपल हु मेड डोनेशंस फॉर बिल्डिंग एंड डेकोरेटिंग द स्तूपास। ओके, तो दीज पीपल इंक्लूड फ्यू रूलर्स, जैसे कि सतवाहना रूलर्स ने डोनेशंस दी थी। सेकेंडली गिल्ड्स, यानी कि जो भी आइवरी वर्कर्स थे उन्होंने फाइनेंस किया था। 1 गेटवे एट सांची, यानी कि सांची स्तूपा में हमको 4 गेटवे देखने को मिलते हैं एंड उनमें से जो एक गेटवे था उसको फाइनेंस किया था, उसका खर्चा दिया था गिल्ड्स ने, जो आइवरी वर्कर्स थे उन्होंने। ओके, एंड इसी के अलावा जो कॉमन मैन एंड वुमेन थे उन्होंने भी डोनेशंस दी थी। एंड फोर्थ इज भिक्खूज एंड भिक्खुनीज, यानी कि जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, जो लोग बुद्धा के फॉलोअर्स थे, उन्होंने भी कई सारी डोनेशंस दी टू बिल्ड दी स्तूपास। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ दी स्तूपा। तो देखो जितने भी स्तूपास कंस्ट्रक्ट करवाए गए हैं उन सभी का एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता था। तो यहाँ पर हमको उस स्ट्रक्चर के बारे में समझाया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बताया गया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो MCQs में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो फर्स्ट इज अंडा। तो जो सेमी सर्कुलर माउंट बनवाया गया है अर्थ पे, ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह सेमी सर्कल, इसी को अंडा कहा गया है। एंड अंडा के ऊपर यहाँ पर जो है हर्मिका होता है, एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर बनवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड हर्मिका। ओके, एंड हर्मिका के ऊपर हमको देखने को मिलेगा एक लॉन्ग टॉल पिलर टाइप का जो देखने को मिलता है, उसको हम यष्टि कहते हैं। वी कैन सी ओवर हियर, ये जो बना हुआ है, एंड यष्टि को सराउंड करती हुई एक छतरी टाइप का स्ट्रक्चर बनवाया जाता है। यू कैन सी इन द इमेज। ओके, सो दीज आर दी 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द स्तूपा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरिंग स्तूपास, द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। तो हमको पता है सांची के स्तूपा के बारे में, वो कितने अच्छे से प्रिजर्व किया गया है
एंड वहीं पर हमको इस टॉपिक में थोड़ा सा कंपैरिजन देके बताया है कि सांची का स्तूपा जो है बहुत ही वेल प्रिजर्व्ड है, वहीं पर जो अमरावती का स्तूपा है वो जो है काफ़ी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इस टॉपिक में हम अमरावती में पाए गए स्तूपा के बारे में जानेंगे। तो स्टार्टिंग में हमको बता रखा है 1796 में एक लोकल राजा थे, उन्होंने अमरावती में स्तूपा के रूइंस को डिस्कवर किया, बट उनको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उनको नहीं पता था इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो दैट वाज इग्नोर्ड। बट उसी टाइम पर हमको देखने को मिलता है एक आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पर विजिट करते हैं, हु वाज कॉलिन मैकेंजी, एंड वो भी कई सारे स्कल्पचर्स की खोज करते हैं, उनको वहाँ पर कई सारे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, बट इनके इस रिकॉर्ड की चर्चा कहीं पर भी नहीं होती है। देन 1854 में वॉल्टर एलियट वहाँ पर जो है कई सारी रिमेन्स को डिस्कवर करते हैं, जिनमें से एक वेस्टर्न गेटवे भी था, एंड तब जो है लोगों को पता चलता है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द अमरावती स्तूपा। एंड फिर पता चलता है कि जो अमरावती में स्तूपा है दैट इज़ द मोस्ट लार्जेस्ट एंड मैग्निफिकेंट बुद्धिस्ट स्तूपा। और जब लोगों को इस स्तूपा की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला, यहाँ पर बने स्कल्पचर्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला, तो लोग यहाँ से स्कल्पचर्स को अलग अलग जगहों पर ले जाने लगे। फॉर एग्जांपल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इंडिया ऑफिस और लंदन में हमको ये स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से अमरावती का जो स्तूपा है वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगा। सो अब हमारा अगला टॉपिक है स्कल्पचर। तो स्कल्पचर क्या होता है? देखो, किसी भी रॉक को, किसी भी पत्थर को जब हम कार्व करते हैं, उसमें कोई डिज़ाइन बनाते हैं, उसमें कुछ डिपिक्ट करते हैं, तो उसी चीज़ को स्कल्पचर बोला जाता है। तो इस टॉपिक में हमारा जो पहला सब टॉपिक है दैट इज स्टोरीज इन स्टोन। जिस टॉपिक में हमको ये बता रखा है कि कई सारे स्कल्पचर्स ऐसे बनवाए गए हैं सांची स्तूपा में, जिनमें जो है कुछ कुछ स्टोरीज को डिपिक्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये जो इमेज हम देख रहे हैं ये है सांची स्तूपा के नदर्न गेटवे की, एंड इसमें एक सीन को डिपिक्ट किया गया है फ्रॉम वसंतरा जटाका। तो वसंतरा जटाका क्या है? ये एक स्टोरी है एक जेनरस प्रिंस के बारे में, एक बहुत ही ज़्यादा दयालु जो प्रिंस होते हैं उनके बारे में ये स्टोरी है, जिसमें हमको बता रखा है कि इन्होंने अपना सब कुछ ब्राह्मण्स को दे दिया था एंड खुद अपनी फैमिली के साथ फॉरेस्ट में चले गए थे रहने के लिए। तो इसी तरह से हमको अलग अलग स्कल्पचर्स में, अलग अलग गेटवेज में डिफरेंट स्टोरीज भी देखने को मिलती हैं, जिनको कि कार्व आउट किया गया है स्टोन्स पे। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबल्स ऑफ वर्शिप। तो यहाँ पर हमको बता रखा है जो उस टाइम पीरियड पे स्कल्पचर्स हुआ करते थे, उन्होंने बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया है, बल्कि उन्होंने सिंबल्स का यूज़ किया है बुद्धा को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ सिंबल्स को देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट इज एम्प्टी सीट। तो पेड़ के नीचे एक खाली जगह को दिखाया गया है, खाली सीट दिखाई गई है, जो कि बुद्धा की मेडिटेशन को सिंबलाइज करती है। सेकेंड इज स्तूपा। तो पूरा का पूरा स्तूपा जो है महापरिनिब्बाना को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो रिप्रेजेंट करता है बुद्धा की डेथ को, जहाँ पर उनको जो है मोक्ष मिल गया है, उनकी मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड इज व्हील, जो कि रिप्रेजेंट करता है बुद्धा का फर्स्ट sermon, जो कि इन्होंने सारनाथ में दिया था। फर्स्ट sermon यानी कि जो पहली बार इन्होंने उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको रिप्रेजेंट करता है व्हील। तो ये कुछ सिंबल्स का यूज़ किया गया है बुद्धा की रिलेटेड चीज़ों को सिंबलाइज करने के लिए। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलर ट्रेडिशंस। तो यहाँ पर हमको कुछ ऐसे स्कल्पचर्स के बारे में बताया रखा है जो कि डायरेक्टली बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं थे, जिनमें कि पहला स्कल्पचर जो कि हमको गेटवे के एज पे देखने को मिलता है दैट इज, जिसमें एक ब्यूटीफुल सी वुमेन स्विंगिंग कर रही है एंड उसने पेड़ को पकड़ा हुआ है। इसके बारे में जब हम संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ते हैं उसमें डिस्क्राइब किया गया है दैट शी इज सलाभंजिका, एंड ये एक मैजिकल वुमेन है जिसके एक टच से ही जो ट्रीज हैं उनमें फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्रूट्स बियर हो जाते हैं। सेकेंडली हमको कुछ ऐसे भी स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं जिनमें कि एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया है, विच इंक्लूड्स एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मंकीज एंड कैटल। तो इस तरह के भी हमको स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। एंड तीसरा स्कल्पचर हमको देखने को मिलता है जिसमें कि एक वुमेन है, उसको सराउंड किया गया है लोटसेस के द्वारा एंड एलिफेंट्स के द्वारा, यानी कि यू कैन चेक इन दिस इमेज, इस वुमेन को जो है लोटस और एलिफेंट्स ने घेरा हुआ है, जहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो एलिफेंट्स हैं वो उस पर वाटर स्प्रिंकल कर रहे हैं एज इफ दे आर परफॉर्मिंग एन अभिषेक, है ना। और ये जो वुमेन है ये ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा ये माया है, बुद्धा की जो मदर थी वो, एंड कुछ लोगों का मानना है ये गज लक्ष्मी है विच इज गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून। ओके, एंड फोर्थ स्कल्पचर हमको देखने को मिलता है सर्पेंट स्कल्पचर्स, यू कैन सी इन द इमेजेस। तो ये स्कल्पचर्स हमको पिलर्स में देखने को मिलते हैं।
तो ये कुछ स्कल्पचर्स हैं जो कि हमको डायरेक्टली बुद्धिज्म से रिलेट नहीं करते हैं बट पाए गए थे इन दी सांची स्तूपा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे महायाना बुद्धिज्म के डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पर हमको ऑल्सो बता रखा है अबाउट हीनयाना बुद्धिज्म एंड महायाना बुद्धिज्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट हीनयाना बुद्धिज्म। इसमें जो है अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स को इंक्लूड, यानी कि जो पुरानी बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी उन्हीं को हीनयाना बुद्धिज्म कहा गया है। एंड यहाँ पर सेल्फ एफर्ट को इम्पोर्टेंस दी गई है, यानी कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अगर आपको निब्बाना चाहिए तो आपको सेल्फ एफर्ट देने पड़ेंगे, खुद से एफर्ट देने पड़ेंगे। एंड यहाँ पर बुद्धा को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कंसिडर किया गया है जिन्होंने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी, मोक्ष की प्राप्ति करी खुद के अपने एफर्ट्स के द्वारा। और इस बुद्धिज्म को ओल्डर ट्रेडिशन बोला जाता है विच इज हीनयान, जिसको कि लेसर व्हीकल भी कहा जाता है। एंड इस बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स थे उनको थेरावादिन्स कहा गया है। अब महायाना बुद्धिज्म की बात करें तो इसमें वो टीचिंग्स आती हैं जो कि 1st सेंचुरी के बाद से स्टार्ट हुई। जो लेटर बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी दैट इज इंक्लूडेड इन महायाना बुद्धिज्म। एंड यहाँ पर जो है आइडिया ऑफ सेवियर को इम्पोर्टेंस दिया गया, यानी कि यहाँ पर बुद्धा को एज अ सेवियर, एज अ रक्षक माना जाने लगा। एंड लोगों ने यहाँ पर कंसिडर किया जो बुद्धा है ही इंश्योर्स अ साल्वेशन, यानी कि जो बुद्धा है वो हर किसी को साल्वेशन दिला सकते हैं, हर किसी को मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं। ओके, एंड इसी टाइम पीरियड पे हमको बोधिसत्तास का इमर्जेंस देखने को मिलता है। तो बोधिसत्तास वो पीपल है, वो ह्यूमन बींग्स हैं जिन्होंने अपने एफर्ट से, अपने अच्छे कर्मों से कुछ मेरिट्स को अचीव किया है, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ को अचीव किया है, एंड जिनका यूज़ करके वो अपना मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं, निब्बना को भी अटेन कर सकते हैं। लेकिन अपनी वो मेरिट्स का यूज़ करते हैं टू हेल्प अदर पीपल, और लोगों की मदद करने के लिए ये लोग अपने मेरिट्स का यूज़ करते हैं। ओके, एंड इस बुद्धिज्म में, यानी कि महायाना बुद्धिज्म में इम्पोर्टेंस दी गई है टू द इमेज वर्शिप ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्तास। सो बुद्धिज्म का ये जो नया ट्रेडिशन था, नया वे ऑफ थिंकिंग था, इसी को महायाना कहा गया है विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेट व्हीकल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीनयाना एंड महायाना बुद्धिज्म। तो यहाँ पर यू हैव वेरी क्लियर पॉइंट्स ये आप मेंशन कर सकते हैं एंड आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे हिंदुइज्म में भी ग्रोथ हमको देखने को मिलती है इस दौरान, जहाँ पर दो फॉर्म्स को हम इम्पोर्टेंटली पढ़ेंगे विच आर वैष्णविज्म। तो इसमें जो है विष्णु जी को प्रिंसिपल डेटी कंसिडर किया जाता है, विष्णु जी को ही जो है सुप्रीम गॉड कंसिडर किया जाता है। एंड सेकेंड वन इज शैविज्म। तो इसमें जो है लॉर्ड शिवा को कंसिडर किया जाता है एज अ सुप्रीम गॉड, एज अ चीफ गॉड। ओके, अब हम अगर वैष्णविज्म की बात करें तो इसमें कंसिडर किया जाता है कि विष्णु जी के 10 अवतार हुए थे इस धरती को बचाने के लिए फ्रॉम दी एविल फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट हम स्कल्पचर्स की बात करें तो शिवा का स्कल्पचर्स हमको देखने को मिलते हैं जिनमें कि वो लिंगा फॉर्म में भी सिम्बलाइज किए गए हैं एंड ह्यूमन फॉर्म में भी सिम्बलाइज करे गए हैं। और इसी के साथ में हमको और भी डेटीज के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, और भी देवी देवताओं के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं जिनमें कि उनको डिपिक्ट किया गया है विद द हेड ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स एंड ऑब्जेक्ट्स दे होल्ड। ओके, और इसके अलावा हमको ये बता रखा है कि जो अलग अलग देवी देवता हैं, जो डेटीज़ हैं, इनसे रिलेटेड जो भी स्टोरीज़ हैं वो हमको देखने को मिलती हैं पुरानाज में। तो पुरानाज क्या है? ये ओल्ड रिलीजियस टेक्स्ट हैं जिनको कि कंपोज किया गया था ब्राह्मण्स के द्वारा ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी सीई। ओके, तो अब हमारा अगला टॉपिक है बिल्डिंग टेम्पल्स। तो यहाँ पर हमको बता रखा है कि किस तरह से टेम्पल्स बिल्ड किए जाते थे, क्या स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे। तो अर्ली टेम्पल्स की बात करें तो एक स्मॉल स्क्वायर रूम बना दिया जाता था जिसको कि गर्भगृह कहा गया है। ओके, एंड फिर धीरे धीरे जो है एक टॉल स्ट्रक्चर बनाया जाने लगा जिसको कि शिखर कहा गया है। एंड देन समय के साथ में जो है टेम्पल वॉल्स पे हमको स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं एंड साथ ही असेंबली हॉल्स, ह्यूज वॉल्स और गेटवेज भी बनाए जाने लगे। ओके, एंड इसके अलावा हमको कई सारे अर्ली टेम्पल्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कि सिंगल रॉक को कट करके बनाए गए हैं, यानी कि एक बड़ा सा पत्थर है, उस सिंगल पत्थर को कार्व किया, उस सिंगल पत्थर को कट किया इस तरह से कि वो एक टेम्पल में टर्न आउट हुआ। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कैलाशनाथ टेम्पल जो कि महाराष्ट्र में है। यू कैन इवन लुक एट दिस इमेज। ये है हमारा कैलाशनाथ टेम्पल जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो ये इतना सुंदर सा ये जो टेम्पल आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा टेम्पल केवल और केवल एक रॉक से बना हुआ है। एक रॉक को इस तरह से कट किया, इस तरह से डिज़ाइन किया कि ये पूरा टेम्पल बन के तैयार हो गया। तो इस टाइप के भी हमको कुछ टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। एंड इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। नाउ आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज
कैन वी सी एवरीथिंग। तो इस टॉपिक में बेसिकली हमको एक फेमस स्कल्पचर के बारे में बता रखा है जो कि प्रेजेंट डे महाबलीपुरम में है, जो कि तमिलनाडु में है, राइट। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, जो बड़ा सा रॉक सरफेस आप देख रहे हैं, ये जो स्कल्पचर है इसके बारे में आपको बता रखा है। इससे रिलेटेड दो डिफरेंट ओपिनियंस देखने को मिलते हैं लोगों के, जिनमें कि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है गंगा का ओरिजिन दिखा रखा है फ्रॉम हेवन, और वहीं दूसरे लोगों का मानना ये है कि इसमें जो है महाभारत की स्टोरी को डिपिक्ट किया गया है, वेयर अर्जुन पेनेंस फॉर आर्म्स इज डिपिक्ट, यानी कि जब अर्जुन कड़ी तपस्या कर रहे थे कुछ शस्त्र को प्राप्त करने के लिए, कुछ वेपन्स को प्राप्त करने के लिए, उस चीज को यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। दो ग्रुप ऑफ ओपिनियंस हमको देखने को मिलते हैं। ओके, so now even our chapter is completed. I hope this was helpful for you all, so please show some love. Thank you so much for watching. Do like the video, subscribe to my channel, and हम मिलेंगे हमारे next video में. Till then, stay tuned.